भारत के रूस से संबंध। अभी हम बात करेंगे रूस जो 1990 के बाद स्वतंत्र हो चुका। आपको याद होगा कि सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत बर्लिन की दीवार के गिरने से नवंबर 1989 में शुरू हो गई। विघटन का प्रारंभ, बर्लिन दीवार का गिरना, वहाँ से प्रारंभ हुआ। और रूस, यूक्रेन और बेलारूस ऐसे पहले देश थे जिन्होंने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये पहले तीन राष्ट्र थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। और उसके बाद वहाँ चुनाव हुए। रूस के चुनाव में जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति आम चुनाव से चुने गए, उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन, जिसका पूर्व में जिक्र हो चुका है। तो हम जानें कि बोरिस येल्त्सिन के सत्ता में आने के बाद या रूस के स्वतंत्र हो जाने के बाद हमारे संबंध रूस के साथ कैसे रहे। पहली बात, 1991 में जब विघटन हुआ, 15 राज्य बने और रूस सोवियत संघ का एक तरीके से उत्तराधिकारी बना, जिसका जिक्र भी पूर्व में किया जा चुका है। सबसे ताकतवर देश उनमें से उभरा। तो भारत के संबंध, जैसा मैंने पहले बताया, पूर्व में रूस के साथ वैसे भी अच्छे थे, अब वे और प्रगाढ़ हो चले। तो चलिए अब हम इसके बिंदुवार थोड़ा सा भारत के रूस के साथ संबंध में प्रगाढ़ता के उदाहरणों पर थोड़ा सा नज़र डालें। जनवरी 1991 इसमें पहली बार स्वतंत्र रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की मुलाकात न्यूयॉर्क, अमेरिका में होती है, जो किसी कारणों से वहां पहुंचे हुए थे। और यह बात है जनवरी 91 की। जनवरी 92 में भारत के विदेश सचिव अपने एक बड़े दल के साथ यूक्रेन और रूस की यात्रा पर जाते हैं और वहां पर भारत के साथ की मैत्री, भारत के साथ के सहयोग की पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से उसको अंतिम रूप दिया गया कि किस तरीके से हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से हम देखते हैं कि आने वाले वर्षों की बढ़ती मित्रता, प्रगाढ़ता का आधार रखा गया। रूसी जनता के लिए भारत ने उसी साल 15 करोड़ रुपए की पेशकश की और दिया, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि सन 90 के बाद, विघटन के बाद के 10 वर्ष लगभग रूस और अन्य गणराज्यों के लिए बड़े कठिन थे आर्थिक दृष्टि से, जब अमेरिका ने, या संयुक्त राष्ट्र संघ कहना चाहिए, उसने शॉक थेरेपी के माध्यम से इन क्षेत्रों को कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की थी। तो भारत ने 15 करोड़ रुपए की राशि मानवीय राशि के रूप में रूस को दी थी, जनता के लिए। दूसरा चरण जनवरी 93 में येल्त्सिन भारत आते हैं, रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं और रुपए और रूबल, इन दोनों की समानता को लेकर समझौता होता है। इसकी समस्या पर जो मुद्दा था, इस मुद्दे को हल किया जाता है और रूस द्वारा क्रायोजेनिक इंजन भारत को देना स्वीकार किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन्स सैटेलाइट आदि, स्पेसक्राफ्ट आदि बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और उस समय भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो रूस जो है वो क्रायोजेनिक इंजन्स भारत को देने पर सहमत होता है और उसके साथ ही अन्य कलपुर्जों, इनके लिए आपूर्ति का आश्वासन देता है। चौथा चरण जुलाई 1994, नरसिम्हा राव जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, अब वे रूस जाते हैं 4 दिन की यात्रा पर और 3 मुद्दों पर, प्रतिरक्षा, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को लेकर कई समझौते करते हैं। अपनी 4 दिन की विदेश यात्रा में, रूस यात्रा में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा रक्षा के क्षेत्र में, रणनीतिकरण के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते होते हैं। भारत इस दौरान अब
एक मुक्त व्यापार का क्षेत्र बन चुका था। अब वहाँ पर वह एक तरीके से साम्यवादी व्यवस्था का कुछ जो हिस्सा भारत में लागू था आर्थिक व्यापार में, आर्थिक मुद्दों में, अब वो भी हट चुका था। लाइसेंस राज हट चुका था और इसलिए बदलती परिस्थितियों में व्यापार बढ़ाने की बहुत गुंजाइश थी, जिसके लिए नरसिम्हा राव ने ये समझौते किए। पांचवा बिंदु, मार्च 1996। मार्च 96 में 3 समझौते हुए, बहुत महत्वपूर्ण समझौते, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो हुआ वह था हॉटलाइन का। हॉटलाइन क्या है? रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, रूस के मुखिया राष्ट्रपति कहलाते हैं, भारत में जो प्रशासनिक मुखिया हैं वह प्रधानमंत्री कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में किसी भी क्षण संपर्क करने की जरूरत यदि पड़े तो बिना किसी अन्य को संपर्क किए सीधा एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था। किसी इमरजेंसी, किसी बहुत अत्यावश्यक कारणों से यदि किसी एक को एक दूसरे से बात करनी हो तो इस व्यवस्था को हॉटलाइन कहते हैं, और इस हॉटलाइन की व्यवस्था 1996 के समझौते में की गई। छठवां बिंदु, मार्च 1997, जिसमें प्रधानमंत्री भारत के रूस गए। रूस जाने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम था HD देवेगौड़ा। वे रूस गए और उन्होंने प्रत्यर्पण संबंधी मामलों पर सहमति की, समझौता किया। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था ये, जो प्रत्यर्पण का मामला जो होता है, ऐसे परमाणु संयंत्रों को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर और उसके विकास को लेकर, इन मुद्दों पर भी रूस के साथ देवेगौड़ा ने समझौता किया। अंत में आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद। यदि एक देश के अपराधी किसी दूसरे देश में भग जाएं, भगौड़े हो जाएं, ऐसी स्थिति में उनको वहाँ से प्रत्यर्पण करना, उनको लाना, उन पर कानूनी केस करना, ये बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस पर एक तरीके का समझौता इन लोगों ने किया और वाणिज्य, दूत, सांस्कृतिक, खेल और अन्य मामलों में भी इनके बीच काफ़ी समझौते हुए। दूसरे शब्दों में हम देखें तो 1991 के बाद से समझौते लगातार बढ़ते जा रहे थे, संबंध एक दूसरे से और निकट होते जा रहे थे, विभिन्न मुद्दों पर सहमति बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ तो वाणिज्य हो गया, दूतावास को भी लेकर समझौते हुए, सांस्कृतिक और खेल मामलों को भी लेकर हुए। सातवां बिंदु था कि कारगिल के मुद्दे पर रूस ने भारत का पक्ष पुरजोर प्रभाव से लिया और उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसके जितने आतंकवादी भगौड़े उसने जो वहाँ पे रखे हैं, जितने घुसपैठिए उसने भारत को भेजे हैं इस कारगिल युद्ध के दौरान, उनको वह वापस बुलाए, अन्यथा बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही उसने कहा कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको माने और सख्ती से माने, यथावत बनाए रखें, कोई परिवर्तन रूस को स्वीकार नहीं होगा। रूस के द्वारा ये जो कड़ाई की गई, इसका बहुत असर हुआ और पाकिस्तान नरम पड़ा। आठवां है, भारत सतत रूप से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए प्रयासरत रहा है और विश्व के 100 से ज़्यादा देशों ने भारत के इस प्रयास का समर्थन किया है और भारत की इस नीति का समर्थन किया है कि भारत को अब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच ही सहमति नहीं बन पाती और वीटो हो जाता है। ऐसी स्थिति में रूस जो है, जिसे वीटो पावर है और जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य स्वयं है, उसने भारत का पक्ष जब तब लिया है और भारत के दावे का समर्थन हर प्लेटफॉर्म पर, हर मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया है। आठवां मुद्दा, अक्टूबर 2000। अक्टूबर 2000 में वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं सोवियत संघ के, रूस के, जिनका नाम पुतिन है, पुतिन भारत आए और भारत के साथ उन्होंने एक बहुत अहम समझौता किया, एडमिरल गोरशकोव। एडमिरल गोरशकोव एक बहुत बड़ा रूस का समुद्री जहाज, समुद्री कैरियर है।
इस एडमिरल गोरशकोव को भारत खरीदने में इच्छुक था ताकि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ सके। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ऐसा समुद्री जहाज़ जिसमें हवाई जहाज़ रखे जा सकें, उड़ाए जा सकें समुद्र के अंदर, समुद्र में रहते हुए। तो इस कैरियर के लिए बहुत अहम समझौता हुआ। साथ ही Su-30 एरोप्लेन, MKI लड़ाकू विमान, T-20 टैंक्स, T-90 टैंक, इसको भी देने का समझौता हुआ। ये सब सैनिक सामानों के लिए जो इतने समझौते थे, पुनः मैं कहना चाहूँगा कि इस दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थोड़ी सी विचलित हो चुकी थी, क्योंकि दूसरे राष्ट्र जो अमेरिका धुरी के थे ये अभी भी भारत से परेशान थे, और चीन भारत की सीमा पर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी तनावग्रस्त स्थिति हो चुकी थी। इसकी तैयारी के लिए ज़रूरी था कि भारतीय सेना का, चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, उसका आधुनिकीकरण किया जाए। तो इस प्रकार आधुनिकीकरण के उद्देश्य से ये समझौते किए गए थे, और व्लादिमीर पुतिन तत्कालीन राष्ट्रपति, जो आज भी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2000 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद नवंबर 2001 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस गए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर यह मॉस्को घोषणा एक बहुत सक्षम डॉक्यूमेंट है विश्व राजनीति में, और इस डॉक्यूमेंट को दोनों देश के मुखियाओं ने हस्ताक्षर किया, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने, उसको कंटेन करने के प्रयासों को लेकर ये घोषणा की गई है। यह 2001 में वाजपेयी जी की रूस यात्रा के दौरान हुई। भारत रूस संबंध में 10वां बिंदु कि दिसंबर 2004 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, और अपनी भारत यात्रा के दौरान रूस का जो एक सामरिक सिस्टम है, जो युद्ध के लिए अत्याधुनिक आधुनिक है, जिसे नाम दिया गया है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारत उसका शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहता था, और उसके लिए वह सतत रूप से रूस के साथ संधि करने में प्रयासरत था, जो सफल हुआ। इस सिस्टम का उपयोग संचार माध्यम के लिए, अंतरिक्ष ऊर्जा के लिए और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए करने का उद्देश्य था। तो दिसंबर 2004 की पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के शांतिपूर्ण उद्योग के लिए समझौता हुआ, और बहुत आगे तक वैज्ञानिक प्रगति के लिए रास्ता खुला। मई 2005 को, यानी पुतिन के आने के मात्र 5 माह बाद, मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रूस का दौरा किया और तारापुर और के परमाणु संयंत्र और अन्य संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति का अनुरोध किया। ये वह काल था जब अमेरिका ने भारत के परमाणु बम के विस्फोट उपयोग को लेकर आपत्ति उठाई थी, और उसने भारत के साथ अपने समस्त व्यापारिक संबंध तोड़ दिए थे, खासकर सामरिक मामलों में, और किसी भी तरह के परमाणु तकनीक को देने से इनकार कर दिया था। ऐसे समय में भारत रूस की ओर मुड़ा, और रूस ने अपने एक पुराने मित्र की तरह भारत को इस काल में परमाणु ईंधन की पूर्ति देने का वादा किया, और साथ ही ऐसा करते हुए उसने तारापुर के संयंत्र और अन्य परमाणु संयंत्रों को चलाने में मदद की।
इस ऐतिहासिक कदम के बाद जो 2 मई 2005 में हुआ था, भारत को बहुत राहत मिली थी और भारत की विदेश नीति की भी बड़ी सराहना हुई थी। रूस ने भारत को यूरेनियम की सप्लाई करने में भी अपनी सहमति दे दी, यूरेनियम की आपूर्ति में भी अपनी सहमति दे दी और इससे भारत के जो परमाणु ईंधन की एक समस्या अमेरिका ने खड़ी कर दी थी, उसका निराकरण होता नजर आया। 13वां बिंदु भारत रूस के संबंध में यह है कि 24-27 अप्रैल 2007 जापान सागर में भारत ने रूस के साथ नौसेना अभ्यास किया और 11 से 20 सितंबर 2007 में स्क्रोव नाम के क्षेत्र में थल सेना और वायुसेना की संयुक्त भागीदारी में आतंकवादी विरोधी अभ्यास किया। ये बात इसलिए बहुत अहम है कि इस काल में आतंकवादी गतिविधियां, खासकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी थी। दूसरी ओर चीन नौसेना में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा था। महासागर में उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो एक तरीके से यह सामरिक निर्णय था कि रूस के साथ हम नौसेना का अभ्यास करके न केवल आधुनिक तकनीक सहयोग सीखें, बल्कि अन्य देशों को यह एक मैसेज भी देवें, जिस मैसेज देने का मुख्य उद्देश्य चीन की ओर इशारा था और यह स्पष्ट करना था कि जरूरत पड़ने पर रूस और भारत एक है। स्क्रो क्षेत्र में थल सेना, वायुसेना और इसकी जो संयुक्त भागीदारी में आतंकवादी विरोधी जो अभ्यास किया गया, वह दोनों देशों में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अब एक तरीके से बढ़ते आतंकवाद से त्रस्त होने लगे और उन्होंने जरूरत समझी कि समय पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग लेकर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग एक जॉइंट एफर्ट करें और उसमें रूस और भारत एक हुए। संयुक्त भागीदारी में यह अभ्यास हुआ जो अत्यधिक सफल रहा। भारत में रूस के साथ हमारी प्रगाढ़ मित्रता, रूस के द्वारा हमें समय समय पर अपना संबल उसको सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2008 में भारत में रूस वर्ष मनाया गया और इस रूस वर्ष में इसको मनाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति मेदवेदेव, रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव मुख्य अतिथि थे। आपको मालूम होना चाहिए जब मेदवेदेव राष्ट्रपति बने तो पुतिन प्रधानमंत्री बने और मेदवेदेव इस दिसंबर 2008 के रूस वर्ष के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये ऐसा मनाना और इसमें रूस के राष्ट्रपति का आना इस बात की ओर स्पष्ट संकेत था विश्व को कि भारत और रूस की प्रगाढ़ता दिनों दिन बढ़ रही है, उनमें किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। अक्टूबर 2013 में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की और इस यात्रा का उद्देश्य था कि कुडनकुलम जो बिजली परियोजना है, उस बिजली परियोजना के लिए रॉकेट, कुडनकुलम बिजली परियोजना के लिए प्रावधान, फिर रॉकेट, मिसाइल, नौसेना, प्रौद्योगिकी और हथियार के क्षेत्र में सहयोग, इतने बड़े मुद्दे को, इतने सारे मुद्दों को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अक्टूबर 2013 में श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो यात्रा हुई, उसमें इन सब बातों पर गहन विचार विमर्श हुआ और सहयोग बढ़ाने की बात ही नहीं हुई बल्कि बहुत सारे समझौते भी हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर साम्यवादी रूस, यानी साम्यवाद के बाद का रूस, उसके साथ भारत के संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते गए और
नए संबंधों को स्थापित करते हुए भारत ने अपनी पुरानी मित्रता को कायम रखा है, बरकरार रखा है। परिणाम कि इससे पूरे एशिया और विश्व राजनीति में, विशेषकर एशिया में, इन दोनों देशों की ताकत भी बढ़ी है। इन दोनों देशों के प्रति दुनिया का नज़रिया भी बेहतर हुआ है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये भी सतत रूप से रूस के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के प्रयास करते रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारे संबंध और निकट होंगे, ऐसा समझ सकते हैं। संक्षेप में, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के साथ अच्छे संबंध बनते चले गए। भारत और रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व यानी ऐसा विश्व जिसमें बहुत सारे शक्तियां हों, बहुत सारे शक्तिशाली देश हों और सबका अपना अपना समुदाय हो। दुर्भाग्य से ऐसा फिलहाल तो नहीं हो पा रहा है और वर्तमान स्थिति में विश्व एक ध्रुवी है जिसकी अपनी बहुत बुराइयां हैं। परिणाम क्या है, बुराइयां क्या हैं कि सभी ओर पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व और अमेरिका का दबाव सतत रूप से बना हुआ है। तो रूस और भारत दोनों का जो सपना है बहुध्रुवी विश्व का, इस ताकि अंतर्राष्ट्रीय फलक पे कई शक्तियां मौजूद हों, ऐसा सार्थक हो, सुरक्षा की दृष्टि से सामूहिक जिम्मेदारी हो, ऐसा हम लोगों का मानना है। इसके साथ ही क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिले, यानी हर क्षेत्र को विकास करने का मौका मिले। सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले वे 15 गणराज्यों में रूस काफ़ी विकसित रहा। एक आध दो और गणराज्य भी विकासशील प्रक्रिया में शामिल थे, पर बाकी गणराज्य जिनकी आवाज़ दबी हुई थी, जो किसी कारणों से नीचे थे, उनकी क्षेत्रीयता की भावना, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना अब वह खुल के सामने आई है और इन क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान सामूहिक रूप से हो, साथ ही बातचीत के माध्यम से हो और हर देश स्वतंत्र नीति अपना सके, अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रख सके, यही इन दोनों देशों की इच्छा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनकी आवाज़ और पक्की हो, इनकी शक्ति और बढ़े तथा इन संस्थाओं को मजबूत करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने और साथ ही जनशक्ति को बढ़ाने में भी ये दोनों, भारत और सोवियत संघ, भारत और रूस साथ हैं। इस प्रकार ये अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत यहीं समाप्त होता है। एक बड़ा विस्तृत अध्याय 1945 से चलता हुआ 1990-2000 तक के 50 वर्ष के काल को, उसकी सारी राजनीतिक घटनाओं को बताते हुए कोशिश यही रही कि आप समझ सकें कि विश्व राजनीति कैसे बदलती है, क्या क्या कारण होते हैं, उसके क्या कारक बनते हैं और फिर वे कारक स्वयं कैसे अगली घटनाओं का कारण बनते हैं, इतिहास कैसे बनता है। इसका एक बड़ा रोचक विवरण इस पूरे अध्याय में आपको मिला होगा। तो दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय की यहीं समाप्ति।